की तरक्की की चीज़ें कुछ आगे ज़्यादा थी, लेकिन पॉलिटिशियंस के हाथ में है तब। देखें, बात यह है कि पाकिस्तान एक आईएसएसबी में बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है और ये डिस्कशन में मौजूद था, ये आपको आना चाहिए कि पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात क्या थी या पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है। बुनियादी तौर पे वो ये समझने की कोशिश करते कि वही बात कि आप कितने रीजनिंग एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग से टू द पॉइंट और कंसाइज आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो ये जो बात आप कह रहे हैं ये हमारे इब्तदाई मसाइल से पैदा हो चुके हैं। देखिए, पाकिस्तान जब बना तो आप देखें कि 1933 में सबसे पहले जब गोलमेज कॉन्फ्रेंसेस हुई, उसके बाद जब कायद आज़म को इल्हामा इकबाल मना कर पाकिस्तान लाए और आपको फिर मुस्लिम लीग का लीडर बनाया और फिर 1935 का इंडियन एक्ट आया, उस इंडियन एक्ट के तहत 1937 में जब इंतखाबात हुए। अब देखें ना, मुसलमान कायद आज़म को तस्लीम ही नहीं करते थे। 1937 के इंतखाबात में बड़े सगीर में कायद आज़म को कितने % वोट मिले? हुकूमत ही नहीं साजी कर सके। कांग्रेस हुकूमत बनाई, कांग्रेसी वजारतें बनी। अब कांग्रेसी वजारतें बनी तो फिर कांग्रेसियों ने, जो हिंदू तंग नज़र है, तंग वो आज भी नज़र आ रहा है, तो इन्होंने इनको दिखाया कि जी बंदे मातरम गाएं, गौ रक्षा करें। उसके अलावा इन्होंने सारी चीज़ें अपनी वो मुजालम शुरू कर दी मुसलमानों पे, मुसलमानों का जीना आराम कर दिया। आज वो दोबारा फिर वो हिस्ट्री रिपीट हो रही है। तो 37 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग को तो कोई किसी मुसलमानों ने वोट नहीं दिए। तो फिर यही बात हुई जब 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई तो फिर गोरे को मुसीबत पड़ गई। तो गांधी ये समझा कि भाई अब ये वक्त है, गिरती दीवार है, इसको धक्का दें, और उसने बिल्कुल सही वक्त को किया और फिर उसने इस्तीफ़ा दे दिया। कायद आज़म ने योम निजात मनाई और ठीक चंद माह बाद करारदाद लाहौर हो गई, उसको करारदाद पाकिस्तान करार दे दिया गया। उस करारदाद के बाद पाकिस्तान की गुंजाइश बननी शुरू हो गई। अब हिंदू जो थे वो हिंदू लीडरशिप कमिटेड थी, वो किसी सूरत भी बड़े सगीर की तकसीम नहीं चाहते थे, आखिरी दम तक नहीं चाहते थे। और यही बात है कि जब 1947 में पाकिस्तान बन भी गया था ना, तो उन्होंने इसको तस्लीम नहीं किया। इन्होंने कहा ये जिस तरह ये नेहरू ने बहुत बड़ी बात की थी कि जिस तरह शबनम के कतरे थोड़ी सी भी हिद्दत पड़ती है तो वो तहलील हो जाते हैं, तो पाकिस्तान को भी बड़ी तहलील हो जाएगी। मसाइल थे, हमारी जो लीडरशिप थी, कायद आज़म जो थे, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वो एक इंसानों की इस 1000 साल की तारीख में सबसे बड़े रहनुमा हैं, बड़े सगीर की कम अज़ कम के बड़े रहनुमाओं में शामिल हैं, जिनके ऊपर एक भी मालियाती करप्शन नहीं। बड़े ज़बरदस्त स्टेट्समैन थे, असूल परस्त थे। उनके मुकाबले में जो ये थे हिंदू थे, ये बेअसूल और बददियानत थे। लेकिन कायद आज़म ने अपने ये नहीं कहा कि जी अगर ये बेअसूल है तो मैं भी बेअसूल हूँ, अपने असूलों पे खड़े रहे। उसके नुकसानात भी हुए, पाकिस्तान ने आने वाले वक्तों में ये फिर भुगते भी। तो फिर हमें दूसरे नंबर में जो मसला था वो उस वक्त कायद आज़म हिंदू लीडरशिप कमिटेड थी कि पाकिस्तान नहीं बनने देना। जो कायद आज़म थे वो कमिटेड थे कि हमें किसी सूरत भी पाकिस्तान बनाना है। जैसे आपने देखा कि क्रिप्स मिशन आया, स्टीफर्ड क्रिप्स आया, उसका मिशन नाकाम हुआ, कायद आज़म इस सूरत इससे हटे ही नहीं। फिर उसके बाद जो कैबिनेट मिशन प्लान आया और उसके तहत भी जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने किसी सूरत भी मैदान, हालांकि उस कैबिनेट मिशन प्लान में जो अंग्रेज़ हुकूमत थी उन्होंने अपने ही मुआहदे की खिलाफ वर्जी, शराइत की खिलाफ वर्जी की, अपने मुआहदे की, कि कांग्रेस ने तो उसको तस्लीम ही नहीं किया था कबीना मिशन प्लान को। तो जो जब प्लान को, तो फिर भी जो अबूरी हुकूमत थी, ट्रांजिट गवर्नमेंट जो बनानी थी, उसका जो दावत थी अंग्रेज़ ने कांग्रेस को दी थी। मुस्लिम लीग ने तो चूँकि मैदान हाली नहीं छोड़ना था, इसलिए कायदे को तस्लीम कर लिया और 5 अपने अरकान भी दिए, जिसमें खान लियाकत अली खान साहब थे, जोगिंदर नाथ मंडल थे, आई चंद्रीगढ़ थे और राजा गजनफर अली खान साहब थे। ये 5 जो अरकान थे ये हमने दिए थे बुरी गवर्नमेंट में, तो उससे भी वो भाग गए थे क्योंकि जो हिंदुओं थी, हिंदू तो किसी से ताउन ही नहीं कर रहे थे। तो बस पाकिस्तान बन गया। जब बन गया तो फिर मुहाजिरीन का बड़ा मसला था, हमारे असासे रोक दिए, हमारा नहरी पानी हमें जीने ही नहीं दिया। कायद आज़म जो थे, अब दो मुल्क थे, एक मगरबी पाकिस्तान था, एक मशरकी पाकिस्तान था।
सब डिवाइडेड था, एक हिंदुस्तान कभी भी यूनाइटेड इस तरह नहीं रहा। तो मसाइल थे, ऊपर से कश्मीर का जो डिस्प्यूट बन गया, हैदराबाद दक्कन जो थी रियासत, जूनागढ़ थी, असूल किसी भी सूरत में असूलों पे काम हो ही नहीं रहा था। तो फिर मुल्क कायद-ए-आज़म 48 में फौत हो गए। फिर जब कायद-ए-आज़म फौत हो गए तो ख्वाजा नाज़मुद्दीन जो थे वो गवर्नर जनरल थे, लियाकत अली खान वज़ीर आज़म थे। अब जो आइन साजी का मरहला था उस पर काम हो रहा था कि 51 में इनको लियाकत बाग के पास, जो आजकल लियाकत बाग लाता वहाँ शहीद कर दिया गया कि इन्होंने कर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो ये मसाइल भी चलते रहे, दिगड़ गूँ अपने तरीके से इसको चलाते रहे। कहते हैं पाकिस्तान में भी यही हुआ कि इदारों पर, अफराद को और फ़र्ज़ पर, ख्वाहिश को जब आप तरजीह देते हैं तो फिर दो काम होते हैं, ज़ाहिर है फिर उसमें बदइत्मादी आती है, इत्बार ख़त्म होता है, फिर सवालात जन्म लेते हैं। तो पाकिस्तान में सवालात जन्म ली। मार्शल लॉ किसी सूरत भी हल नहीं होता। फ़ौजें कभी भी रियासत साजी के लिए नहीं बनती, उनकी एक तरबियत होती है, एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम में रहना। जनरल मुशर्रफ ने बड़ी 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 अहम बात कही अपने एक इंटरव्यू में, मैं सुन रहा था। जनरल साहब ने कहा कि मैं समझता हूँ कि हम फ़ौजी नहीं चला सकते। उन्होंने इसकी दलील ये दी कि हमारे फ़ौज में ये होता है कि हम एक बात सोचते हैं, हम उसको अपने जो सबॉर्डिनेट है उसको कह देते हैं कि भाई ये ऐसे कर दो, अब वो काम करके आके खुद ही रिपोर्ट कर देते हैं। अब यही बात जब हम सिविलियन सेटअप पे करते हैं तो उनको कहते हैं ये काम कर दें, तो अगर आपने 2 दिन भी नहीं उनको पूछा तो उन्होंने 2 दिन भी आपको नहीं बताना कि ये काम हो गया। अगर 2 दिन बाद आप पूछेंगे तो वो 2-3 बहाने कर देंगे, लाइट नहीं थी, फलाना नहीं था, फलाना मसला था। तो फिर आप उनको मजबूरन वो नहीं कह सकते। फ़ौज में तो ऐसा होता ही नहीं ना, तो फिर आप उनको यही कह सकते हैं मेरे भाई आप ये काम कर दें। तो इसलिए उनकी तरबियत ही ऐसे नहीं होती, तो वो एक कंट्राडिक्टरी तरबियत है। इस यही वजह कि जब जब मुल्क में मार्शल लॉ लगते हैं उसके बाद हालात मज़ीद दिगड़गूँ ख़राब होते हैं, इदारे मज़ीद तबाह होते हैं। और इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल है कि फ़ौज के अलावा तमाम इदारे इस वक्त ख़त्म हो चुके हैं, वो डिलीवर ही नहीं कर पा रहे। कोई किसी को समझ नहीं आ पा रही कि करें क्या, क्योंकि जो करें कैसे, कह तो रिजाल है, कोई बंदा काम करने को तैयार नहीं है, सब अपने तन्हाई लेते हैं। इसका वही हल है कि जो फेडरल गवर्नमेंट, जितने भी मुलाजमीन हैं, रियासती मुलाजमीन हैं, इनको पाकिस्तान में तो मज़े ही बड़े हैं ना। पाकिस्तान में तो ये कहा जाता है कि जो रियासती मुलाजम बन जाए, सरकारी मुलाजम बन जाए, उसके मज़े ही मज़े हैं। काम भी नहीं करना पड़ेगा, तनख्वाह भी मिलेगी और उसके बाद पेंशन भी मिलेगी। आजकल तो कोविड की वजह से मज़े ही बड़े हैं, जितने घर बैठ के तनख्वाहें मिल रही थी, यही वजह के सारे मसाइल पैदा हो गए। तो इसलिए पाकिस्तान को ठीक करने के लिए अब ये नहीं चलेगा, बानमती का कुनबा नहीं चलेगा, चूं चूं का मुरब्बा नहीं चलेगा, बल्कि अब जो जोहरी मसाइल हैं हमारे, उनको लिखना होगा, उनको करना होगा, उनको इकट्ठा करना होगा। ये कहते हैं ना बहिया गरी, यानी कि मसलन के आप रफू कर देते हैं, रफू गरी नहीं चलेगी। अब ये सर्जरी का वक्त है। ये भी आखिरी तजर्बा जो हाइब्रिड के नाम पे इमरान खान साहब की शक्ल में किया गया है, इसको भी अब करना पड़ेगा। अब ये कहा यह जा रहा है कि आसफ अली जरदारी साहब के साथ इस्टेब्लिशमेंट की कोई बातचीत चल चुकी है, आने वाले दिनों में मुकदमात जो हैं वो फारिग हो जाएंगे और कुछ नई खिचड़ी पकेगी, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब अब सामने आ गए हैं, तो अब इनकी नहीं हो गई। तो इसलिए पाकिस्तान को अगर इनको बचाना है तो फिर पाकिस्तान के अंदर लोकल बल्दियाती निज़ाम को लाना होगा। पिछली गलतियां जो हो चुकी हैं उनको ख़त्म करें, नए माहिदा इमरानी पे बात कर लें, जो कि अब ये कर भी रहे हैं कि जी इसको हम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लेके जाएंगे, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लेके जाएंगे। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लेके जाने से एक नया तजर्बा होगा। वैसे तो पाकिस्तान का यही है कि जितने भी छोटे इंतज़ामी यूनिट बना सकते हैं बना दें, डिवीज़न लेवल तक ले जाएं इंतज़ामी यूनिट, पावर को कंसंट्रेट ना करें, पावर को फैला दें। जितना ये पावर को डिवाइड कर देंगे उतना इनको फ़ायदा हो जाएगा। तो ये है जी, थैंक यू वेरी मच। बस।